इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। मैं आपको सिर्फ 2-3 डेरिवेशन कराऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आई हुई हैं। कुछ डेरिवेशन इस बार काट दी भी गई हैं, वो कर नहीं कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन। लाइन क्या, लाइन का क्या मतलब हुआ देखो, एक धागा समझ लीजिए आप, ये धागा समझ लीजिए या तार समझ लीजिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, तो मैंने डॉट 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 बना दिए ऊपर नीचे, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, या लाइन चार्ज भी कह देते हैं इसको, लाइन चार्ज भी कह देते हैं। एक धागा है बहुत लंबा बहुत लंबा, बहुत लंबा का मतलब यहां से लेकर चांद सितारों तक नहीं, बहुत लंबा है। इतना लंबा कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने उसके कंपैरिजन में, उस पॉइंट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में लंबाई बहुत ज्यादा है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट है पी, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और ये पूरी की पूरी जो लाइन है, धागा है या वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके ऊपर पूरा एक साथ चार्ज है, ऐसा नहीं कहीं चार्ज ज्यादा कहीं चार्ज कम है, यूनिफॉर्मली चार्ज चार्ज है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी उस पॉइंट से होते हुए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यहाँ अगर मैं स्फेरिकल बनाऊंगा, देखो अलग से बता दूं, यहाँ हम स्फेरिकल नहीं ले सकते। ये आपकी लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज ये रहा। अगर मैंने गॉसियन सरफेस बना ली है स्फेरिकल, तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज सारे अपने इफेक्ट डालेंगे। और अगर मैं यहाँ ये पॉइंट लेता हूँ तो ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज सारा इफेक्ट डालेगा। तो ये जो इफेक्ट है ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये स्फीयर वाली बात तो यहाँ चल नहीं सकती। तो इसके लिए दूसरी सिमेट्रिकल सरफेस हो जाएगी सिलिंड्रिकल। तो मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया है पॉइंट पी से पास होते हुए, ये एक सिलेंडर, जितना इधर है पॉइंट पी के उतना ही दूसरी तरफ भी पॉइंट पी के, इस तरह से कंसीडर कर लिया सिलेंडर ताकि आपका लाइन चार्ज एक्सिस ऑफ सिलेंडर बन जाए। द लाइन चार्ज इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन चार्ज आपका पास हो रहा है। ये बन गया आपका सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस, समझ गए। अब पॉइंट पी के अराउंड आपने एक छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया। चलो मैं एरिया वेक्टर बनाता हूँ ब्लू से। ये छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिया, दिस इज एन कैप, क्या है ये, डीएस वेक्टर। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, दिस इज ई वेक्टर। दोनों के दोनों एन वेक्टर और ई वेक्टर एक साथ एक ही पैरेलल। अब ये तो हो गई हमारी बात कर्व सरफेस की, लेकिन दो सरफेस और हैं ऊपर नीचे फ्लैट। मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया का एरिया वेक्टर कितना होगा, इस सरफेस पर जो छोटा सा एरिया कंसीडर किया इस सरफेस पर बना दो परपेंडिकुलर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड कौन सी, जहां चार्ज है। लेकिन यहाँ अगर मैं ई वेक्टर देखूं तो देखो प्लस चार्ज का ई वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, ये ई वेक्टर। इसी तरह यहाँ मैंने नीचे वाली सरफेस पर लिया तो ये बना आपका एन कैप, डीएस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, ये ई वेक्टर हो गए। अब तीन अलग अलग सरफेसेस हो गई हमारी, एक कर्व सरफेस, नीचे वाला बॉटम फ्लैट सरफेस, ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, ठीक है। नाउ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with स्मॉल एरिया कितना होगा, डी फाई ई इज इक्वल्स टू
EDS। ठीक है, अभी हम यहाँ cos थीटा नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ cos थीटा कुछ और है, यहाँ cos थीटा कुछ और है, यहाँ cos थीटा कुछ और है। तो सिंपली total electric flux linked with entire Gaussian surface phi E total is equals to इंटीग्रेशन EDS, क्लोज इंटीग्रेशन EDS पूरी सरफेस पर। अब इस क्लोज इंटीग्रेशन के 3 पार्ट कर लेंगे हम, एक पार्ट कर्व सरफेस पर और 2 पार्ट कहाँ, फ्लैट सरफेस पर। फ्लैट सरफेस दोनों एक जैसी हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। देखो पूरी सरफेस को अब 3 पार्ट में तोड़ लेना। एक ये देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, एक तो इसकी ये कर्व सरफेस है, एक नीचे का फ्लैट है बॉटम, एक ऊपर का फ्लैट है टॉप। तो पूरी सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो ये कर्व सरफेस हो गई, एक ये फ्लैट बॉटम हो गया, ऊपर का फ्लैट टॉप हो गया। तो अब देखिएगा ध्यान से, इस क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं मैं। और अब ध्यान से देखना, आपकी मिस्टेक हो जाती बहुत ज्यादा। इंटीग्रेशन EDS किसके लिए, इंटीग्रेशन EDS कर्व्ड सरफेस। अब यहां मैं क्लोज नहीं लगा रहा हूं क्योंकि कर्व सरफेस इसी को क्लोज को ही तो तोड़ा है, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन EDS ओवर कौन सी बेसिस, एक बेस नीचे और एक बेस ऊपर, दोनों को ही मैंने बेस कह लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अब इनको हम ओपन कर रहे हैं। फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू, ये कर्व सरफेस पर अगर आप देखोगे तो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos थीटा हो गया 0। तो इसलिए मैंने इसको यहां लिखा इंटीग्रेशन EDS cos 0 ओवर कर्व्ड सरफेस प्लस 2 इंटू, जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू फ्लैट सरफेस पर, दोनों ही फ्लैट सरफेस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में राइट एंगल है, दोनों ही फ्लैट सरफेसेस पर। तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन EDS cos 90 ओवर 2 बेसिस। अब cos 90 तो हो गया 0, ये वाला पार्ट यहां से हुआ खत्म। अब आपके पास क्या रह गया, फाई ई टोटल इज इक्वल टू EDS cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेशन EDS ओवर कर्व्ड सरफेस। अब इस कर्व सरफेस पर देखिए ध्यान से, क्योंकि कर्व सरफेस की हर जगह डिस्टेंस सेम है, कर्व सरफेस की हर जगह डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा, इधर भी R होगा, इधर भी R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कर्व सरफेस इज यूनिफॉर्म, सेम है हर जगह। तो फिर हम वही पुरानी वाली कहानी लिखेंगे, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस E is constant all over curved surface। ध्यान देना, पीछे लिखा था ऑल ओवर इट, इस बार लिखा ऑल ओवर कर्व्ड सरफेस। तो फिर इस इंटीग्रेशन से E को हम बाहर निकाल लेते हैं, फाई E टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DS ओवर कर्व्ड सरफेस। और इस कर्व सरफेस पर छोटे 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 एरिया बनाते बनाते जोड़ते चले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल कर्व सरफेस बन जाएगी। टोटल कर्व सरफेस होती है 2 पाई RH, मैंने यहाँ इसको L ले दिया। L क्या है, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, ये आ गया टोटल सरफेस। अब उसके बाद बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसिस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना जरा, Q क्या है यहाँ पर, Q इज द चार्ज
एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब यहाँ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो गया है? केवल यहाँ से यहाँ तक का चार्ज एनक्लोज हुआ है, ऊपर का नीचे का चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें चार्ज लेना है केवल ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी से। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये गिवन है लैम्डा। लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर लंबाई पर लैम्डा कूलम का चार्ज है। तो फिर Q इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा, और कितनी लेंथ आ गई भाई? लैम्डा कूलम पर मीटर है और एल मीटर की लेंथ है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। 5वीं क्लास की बात है, यहाँ मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि टाइम है बहुत कम। अब इस चार्ज को उठा करके यहाँ रख दीजिए आप, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बना? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैथमेटिकली, और ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों को हमने क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। तो क्या बना? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल बन गया। अब ध्यान से देखिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई नीचे जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना E इज इक्वल टू 1/2πR इक्वल्स 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। और 4π एप्सिलॉन नॉट में रखने के लिए E इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। इनफाइनाइटली लॉन्ग का